हेलो माय लिटिल लर्नर्स। आज हम क्लास 6 के हिंदी बुक मल्हार का 13th चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पेड़ की बात, जिसके लेखक हैं बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जी, और इसे शंकर सेन द्वारा हिंदी में अनुवादित किया गया है। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं पेड़ की बात। तो बच्चों, क्या आपने कभी कोई बीज बोया है? बीज से पेड़ बनने की कहानी बहुत रोचक है। कैसे अंकुर फूटता है, पौधा बनता है, धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है। आइए जानते हैं पेड़ की बात। बहुत दिनों तक मिट्टी के नीचे बीज पड़े रहे। इसी तरह महीना दर महीना बीतता गया। सर्दियों के बाद वसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की आवश्यकता नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो, और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे बीज का ढक्कन दरक गया। दरक गया मतलब टूट गया, उसमें दरार आ गई और दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। सुकोमल बहुत ही नाजुक को कहते थे। सुकोमल मतलब बहुत नाजुक। तो दो नाजुक पत्तियों के बीच से अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर यानी कि माटी की परत को पार करके, उसके छेद करके ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो यहाँ लेखक बता रहे हैं कि बहुत दिनों तक बीज मिट्टी के नीचे दबे रहे और सही समय आने पर बीज से अंकुर बाहर निकला। सही समय क्या होता है? तो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु सही समय होता है बीजों के अंकुरन का। तो जैसे ही हल्की सी बारिश हुई, उस मिट्टी में नमी आ गई और अब बीज को और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे बीज का खोल टूटने लगा, उसमें दरार आ गई और उसमें से एक नन्हा अंकुर बाहर निकल आया। लेखक बता रहे हैं कि अंकुर का एक हिस्सा मिट्टी में मजबूती से जड़ पकड़ने लगा और दूसरा हिस्सा मिट्टी को भेद कर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस अंकुरन की प्रक्रिया को लेखक ऐसे बता रहे हैं, कंपेयर करते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया है और इस दुनिया को बहुत ही आश्चर्य से देख रहा हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। वृक्ष का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है उसका नाम जड़ है, उसे हम जड़ कहते हैं। और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे हम तना कहते हैं। सभी पेड़ पौधों में जड़ व तना, ये दोनों भाग मिलेंगे, यानी कि जड़ और तना सभी पेड़ पौधों में होते ही होते हैं। यह एक आश्चर्य की बात है कि पेड़ पौधों को जिस तरह ही रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। यानी कि ये एक फैक्ट है कि आप चाहे पेड़ को कैसे भी रखो, पेड़ पौधों को किसी भी तरह रखो, उसका जो जड़ है वो हमेशा नीचे की ओर ही जाएगा और जो तना है वो हमेशा ऊपर की ओर ही जाएगा। ये फैक्ट है। तो परीक्षण के लिए यानी कि टेस्टिंग के लिए, जांच करने के लिए इसी चीज का, इसी फैक्ट का एक गमले में पौधा था। परीक्षण के लिए उस गमले को कुछ दिन औंधा लिटा दिया गया। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। दो एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया। भेद मतलब रहस्य, जानकारी मालूम हो गई। उसकी सब पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होगी। देखा होगा पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहे, कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। तो लेखक ने एक गमले में पौधा लगाया और उसका टेस्टिंग के लिए उसे कुछ दिन उल्टा लटका के रखा। शुरू में तो पौधे का सर नीचे की ओर था और जड़ जो है वो ऊपर की ओर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद पौधे की पत्तियां और टहनियां मुड़कर फिर से ऊपर की ओर उठ गई और जड़ घूमकर नीचे की ओर झुक गई।
लेखक उदाहरण देते हैं कि जब सर्दियों में मूली काटकर बोई जाती है तो पहले उसके पत्ते और फूल नीचे की ओर होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वे ऊपर की ओर उठ जाते हैं। इससे पता चलता है कि पौधों में एक प्राकृतिक शक्ति होती है जो उन्हें हमेशा ऊपर की ओर बढ़ने और जड़ों को नीचे मिट्टी में फैलाने के लिए प्रेरित करती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, पेड़ पौधे भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। कठोर मतलब हार्ड चीजें, सख्त चीजें। तो जो हार्ड चीजें होती हैं वो हम खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, तो वे केवल दूध पी सकते हैं। पेड़ पौधों के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे भी केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। द्रव्य यानी तरल पदार्थ यानी लिक्विड, तो लिक्विड या फिर एयर, वायु मतलब एयर, तो एयर से भोजन ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। ठीक उसी तरह माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं, यानी कि मिक्स हो जाते हैं पानी में। पेड़ पौधे वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। इसलिए हम हमेशा जड़ों में पानी डालते हैं। सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप को कहते हैं। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा और दर्शी मतलब देखना, तो जो बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसमें एक लेंस लगा होता है जिसकी वजह से छोटी वस्तुओं को बड़ा करके हम देख सकते हैं, जो हम ऐसे नॉर्मल आईज से नहीं देख पाते। तो यही कह रहे हैं लेखक कि सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ यानी कि बहुत ही ज्यादा छोटे पदार्थों को स्पष्ट रूप से क्लियरली देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र यानी कि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है, यानी कि जो हम जल डालते हैं ना, पानी डालते हैं ना, तो इन्हीं नलों द्वारा माटी से पेड़ के पूरे शरीर में जो भी रस है, पानी है, उसका संचार होता है। इसके अलावा वृक्ष के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। और बताते हैं कि इसके अलावा, जड़ के अलावा कहाँ से और आहार ग्रहण करते हैं, तो हवा से। किसके द्वारा? वृक्ष के पत्तों द्वारा। पत्तों में अनगिनत यानी कि काउंटलेस छोटे छोटे मुंह होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं तब प्रश्वास के साथ एक प्रकार की विषाक्त यानी कि विषैली वायु बाहर निकलती है, उसे अंगारक वायु कहते हैं। अंगारक वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम सांस लेते हैं उसे श्वास ग्रहण करना कहते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे प्रश्वास कहते हैं। तो प्रश्वास जो है उसमें हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, प्राणवायु जिसे कहते हैं, और जब हम प्रश्वास छोड़ते हैं यानी कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो अंगारक वायु निकलती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायु निकलती है। ये विषाक्त होती है यानी कि जहरीली होती है, ये हमारे लिए सही नहीं होता। तो अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यहाँ कहा गया है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जहरीली होती है, तो ये इकट्ठा होते होते पृथ्वी पर जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएगी तो सारे जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे, वो नष्ट हो सकते हैं। इसका सेवन करके वो सांस लेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी उसके अंदर, तो वो मर सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं।
तो वही बताया कि भगवान का चमत्कार, विधाता की करुणा का चमत्कार देखो कि जो हमारे लिए, जीव जंतुओं के लिए जहर है, विषाक्त वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम नहीं ले सकते, वो हमारे लिए जहर है, लेकिन पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ पौधे के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उन बहुत जरूरी है, तो वही बोलते हैं उसका सेवन करते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से अंगार निशेष कर डालते हैं, यानी अंगारक वायु से अंगार जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हटा देते हैं, और यही अंगार वृक्ष के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्धन करते हैं। संवर्धन करते हैं मतलब विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश न मिलने पर ये बच नहीं सकते। पेड़ पौधों की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधा रखो तब देखोगे कि सारी पत्तियां व डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। तो पेड़ पौधों के लिए प्रकाश बहुत जरूरी होता है। अगर उन्हें रोशनी न मिले तो वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, इसलिए वे हमेशा सूर्य की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप खिड़की के पास कोई पौधा रखो तो इसका टेस्ट करने के लिए आप देखोगे कि जो पौधों की डालियां होती है और पत्तियां होती है ना, वो धीरे धीरे प्रकाश की ओर ही मुड़ने लगेंगी। वन अरण्य यानी कि वन में, जंगलों में जाने पर पता लगेगा कि तमाम पेड़ पौधे इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। जंगलों में भी पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रतियोगिता में रहते हैं ताकि पहले सूर्य की रोशनी प्राप्त कर सके। बेल लताएं जो होती हैं वो छाया में जीवित नहीं रह सकती हैं, इसलिए वे पेड़ों से लिपट कर ऊपर चढ़ती रहती है पेड़ों पर ताकि सूर्य की रोशनी उन तक पहुंच सके और वे जीवित रह सके। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूल मंत्र है। मूल मंत्र यानी कि मूल नियम, बेसिक नियम है। तो सूर्य किरण का स्पर्श पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। पल्लवित होना मतलब हरा भरा होना, विकसित होना। तो सूर्य का, सूरज की रोशनी पाकर ही जो पेड़ होते हैं वे विकसित होते हैं। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। आबद्ध मतलब बंधा हुआ है, समाहित है। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। ईंधन मतलब जलने वाली चीजें, जैसे कोयला, लकड़ी, तो उन्हें ईंधन कहते हैं। तो उनको जब जलाते हैं तो जो प्रकाश मिलता है और जो हीट, ताप हमें मिलता है वो सूर्य की ही ऊर्जा है, एनर्जी है। पेड़ पौधे व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल हैं। पशु डांगर पेड़ पौधे या हरियाली खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पशु डांगर यानी कि पालतू पशु जो होते हैं, और निर्वाह करना यानी कि गुजारा करना, जीवन यापन करना। तो जो पालतू पशु हैं वो सब क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाकर ही और घास, हरियाली खाकर यानी कि घास खाकर ही अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं, यानी कि अपना जीवन यापन करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश करता है। तो पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश अब्सॉर्ब करते हैं, ये हमने अभी। पेड़ पौधों के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं, समाहित है, ऊपर अभी हमने पढ़ा। और पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित है वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रवेश कर जाता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाने पर ही जीवित हैं। तो यदि पेड़ पौधे न हो तो भोजन का कोई स्रोत ही नहीं रहेगा और हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह देखा जाए तो हम भी प्रकाश पर ही डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। हमारा जीवन भी सूर्य की ऊर्जा से ही चलता है, भले वो इनडायरेक्टली होता है। यही कारण है कि प्रकृति में हर जीव सूर्य के प्रकाश का महत्व समझता है
और उससे अपने जीवन के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। कोई कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाते हैं। सब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र हैं। बीज ही उनकी संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है। आच्छादित मतलब ढका हुआ होना, तो फूलों से ढके हुए होने पर पेड़ बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है, यही कहा जा रहा है। जैसे फूल फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। पेड़ पौधे तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। फिर इस अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिल। तुमने कथा तो सुनी होगी स्पर्शमणि की, अर्थात पारस पत्थर की, जिसके स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। मेरे विचार से माँ की ममता ही वह मतार संतान पर स्नेह न्यौछावर होते ही फूल खिलखिला उठते हैं। ममता का स्पर्श पाते ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हर पेड़ अपने जीवन के अंत से पहले अपनी संतान यानी कि बीज को सुरक्षित छोड़ने के लिए उत्सुक रहता है। बीज को बचाने और उसका पालन पोषण करने के लिए पेड़ फूलों की पंखुड़ियों से एक सुंदर छोटा सा घर तैयार करता है। जब पेड़ फूलों से ढक जाता है तो वह बहुत सुंदर दिखता है, मानो अपनी ही संतानों के जन्म पर प्रसन्न होकर मुस्कुरा रहा हो। फूलों की सुंदरता बहुत ही बेजोड़ होती है। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो मटमैली मिट्टी से पोषण लेते हैं और विषाक्त यानी कि जहरीली वायु को ग्रहण करते हैं। फिर भी वह इन साधारण और अप्रिय तत्वों से इतने मनोहर और सुगंधित फूल पैदा करता है। यह दृश्य किसी जादू से कम नहीं लगता। लेखक इसे पारस पत्थर की कथा से जोड़ते हैं। पारस पत्थर वो पत्थर होता है जो लोहे को टच होने पर, छूने पर वो सोना बना देता है। ऐसी कहावत है कि लोहे को छूते ही पारस सोना बना देता है। और असली पारस का पत्थर माँ की ममता को कहा है लेखक ने। जिस तरह माँ अपने बच्चों पर स्नेह लुटाती है और उसे सुंदर और महान बनाती है, उसी तरह पेड़ भी अपने बीजों को फूलों की ममता से संजोकर पालता है। जब ममता का स्पर्श मिलता है तो मिट्टी और विषाक्त तत्व भी बदलकर सुंदर फूल बन जाते हैं। यही प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है और यही है पेड़ की बात। चलिए आगे पढ़ते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। प्रफुल्लित का मतलब है आनंदित, बहुत खुश। तो पेड़ भी फूलों को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं यानी कि इनवाइट करते हैं। उसी प्रकार फूलों की बहार छाने पर पेड़ पौधे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं। स्नेह सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आओ। यदि रास्ता भटक जाओ, कहीं घर पहचान नहीं सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां दूर से देख सको। ये रंगीन मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष की चिरकाल से घनिष्ठता है। चिरकाल यानी कि अनादिकाल से, बहुत लंबे समय से। और घनिष्ठता मतलब गहरी मित्रता है, घनिष्ठ संबंध हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब पेड़ों पर फूल खिलते हैं तो वे भी प्रसन्नता से भर जाते हैं। जिस तरह हम किसी खुशी के अवसर पर अपने प्रियजनों को आमंत्रित करते हैं, वैसे ही जब पेड़ फूलों से भर जाते हैं तो वे भी अपने बंधु बांधवों को बुलाते हैं, मानो वे स्नेह भरी वाणी में कह रहे हो कि आओ मित्रों, देखो मेरे घर पर बहार आई है। यदि कोई रास्ता भूल जाए तो पेड़ अपने रंग बिरंगे फूलों को संकेत के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि दूर से ही पहचान हो सके।
पेड़ और मधुमक्खियों और तितलियों का आपस में बहुत ही घनिष्ठता है, यानी कि बहुत ही गहरे संबंध हैं। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती है। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार में तुम लोगों ने फूल में पराग कण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के पराग कण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। पराग कण के बिना बीज पक नहीं सकता। इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण करता है। लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वृक्ष अपने फूलों में शहद का संचय करते रहते हैं। मधुमक्खी व तितली बहुत ही चाव से, बहुत ही मजे से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से वृक्ष का भी उपकार होता है। केवल ये मधुमक्खी के आनंद के लिए और तितलियों के आनंद के लिए ही नहीं होता है। मधुमक्खी के आने से वृक्ष का भी भला होता है। कैसे, वो अभी जानेंगे। कि परागकण, बच्चों आपने देखा होगा जो पीला पीला कलर का ना छोटे छोटे दाने होते हैं पाउडर टाइप के, उसे परागकण कहते हैं। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, वो एक फूल से दूसरे फूल जो पर जाती हैं मधुपान करने के लिए, वो रस इकट्ठा करने के लिए, तो उनके पैरों में ये परागकण चिपक जाते हैं और वो इस तरह एक फूल से दूसरे फूल तक आते जाते हैं, चेंज होते हैं परागकण। तो ये प्रोसेस बहुत जरूरी है बीज के पकने के लिए। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। तो इस प्रकार फूल में बीज फलता है। अपने शरीर का रस पिलाकर वृक्ष बीजों का पोषण। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो गई है। क्षीण हो जाना मतलब कमजोर हो जाना, नष्ट हो जाना। पहले हवा बयार करती हुई आगे बढ़ जाती थी। पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, यानी खेलते थे। छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थीं। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन। जब पौधा हरा भरा था तो वो हवा के साथ झूमता था, क्रीड़ा करता था, लेकिन अब वो कमजोर हो गया है और सूख गया है और हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात, यानी कि अचानक से पेड़ जड़ सहित भूमि पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके वृक्ष समा। इसके लेखक है जगदीश चंद्र बसु जी और अनुवादक हैं शंकर सेन। तो चलिए लेखक के बारे में थोड़ा और जानते हैं। लेखक से परिचय सेक्शन में। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु का बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। अवलोकन करते हुए मतलब ऑब्जर्व करते हुए, यानी नेचर को ऑब्जर्व करते हुए उनका पूरा बचपन बीता। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान तथा विज्ञान कथा लेखन में रुचि रखने वाले एक बहुविध व्यक्ति थे। उन्होंने सिद्ध किया कि पौधों का एक निश्चित जीवन चक्र व एक प्रजनन और वे अपने परिवेश के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार वे यह स्थापित करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे कि पौधे किसी भी अन्य जीव रूप के समान होते हैं। विज्ञान जैसे विषय को भी चित्रात्मक साहित्यिक स्वरूप प्रदान करने वाले जगदीश चंद्र बसु ने सर्वप्रथम रेडियो तरंगों के द्वारा संचार स्थापित कर एक बड़ी वैज्ञानिक बंगला पेड़ की बात का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद शंकर सेन ने किया है।
तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।